नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। एक सीरीज हम चला रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उस सीरीज का ये तीसरा तीसरा वीडियो है जिसका नाम है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर। इससे पहले का जो एज है एंग्लो नॉर्मन पीरियड वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो था उसका टाइम जो बताया है, उसका ड्यूरेशन बताया है वो 1066 से 1350। ठीक है, 1066 से 1350 बताया है W.J. लॉन्ग ने। ठीक है, एक स्कॉलर हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं जिनका नाम है W.J. लॉन्ग। उन्होंने जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उसका जो ड्यूरेशन बताया है वो 1066 से 1350 बताया है। और एक दूसरे स्कॉलर हुए हैं M.H. अब्राहम। ठीक है, M.H. अब्राहम, उन्होंने 1066 से 1340 बताया है। 1066 से 1340, तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है, आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, 10 साल का है आगे पीछे। चलिए, तो जो एज ऑफ चौसर है इसी हिसाब से अगर आप जैसे मान लीजिए अगर W.J. लॉन्ग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1350 से 1400 तक। और अगर आप M.H. अब्राहम के अनुसार चलेंगे तो ये हो जाएगा 1340 से 1400, है कि वो 10 साल का अंतर रहेगा। ठीक है, तो आप मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों को ही ध्यान रखिए। चलिए, अब क्या है एज ऑफ चौसर। पहले इसका हम जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो डिस्कस करेंगे। कई दो चार ऐसी इसमें मूवमेंट हुए हैं जो हमें याद रखना जरूरी है, जैसे ब्लैक डेथ क्या है। ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ वार, जो 100 साल का युद्ध चला वो। ठीक है, और पीजेंट रिविलियन। तो आइए इन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले हम जो इस टाइम के जो शासक लोग रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो जो एज ऑफ चौसर है इस 60 साल की एज में जो ये एज रही है, कुछ लोग इसे 60 साल मानते हैं, कुछ 50 मानते हैं, कुछ 57 और 58 साल मानते हैं, जो भी रहा है। जो एज ऑफ चौसर ये जो शॉर्ट पीरियड रहा है 55-60 साल का, इस एज में जो चौसर हुए हैं, जो एक महान स्कॉलर है चौसर चौसर ने 3 राजाओं के शासन काल को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, कौन से। फर्स्ट है आपका एडवर्ड थर्ड। सेकंड है आपका रिचर्ड सेकंड। एंड थर्ड है आपका हेनरी फोर्थ। ये 3 राजाओं का शासनकाल चौसर ने देखा है। ठीक है, अब होता क्या है, इनके शासनकाल में जो तीनों रहे, इनके शासनकाल में अलग अलग कुछ ऐसे मूवमेंट हुए जिन्हें हमें ध्यान रखना जरूरी है। और हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, और पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, जैसे कि ब्लैक डेथ क्या है। ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ वार ये क्या है। तो ऐसी चीजें चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे एडवर्ड थर्ड के बारे में। ठीक है, चलिए एडवर्ड थर्ड। तो होता यह है कि 1327 में 1327 में जो एडवर्ड थर्ड है वो राजा बनता है। और ये राजा रहता है आपका 1376 तक।
जो एडवर्ड थर्ड है वो 1327 में राजा बनता है, किंग बनता है इंग्लैंड का, और 1376 तक रहता है। अब इसके शासनकाल में दो तीन घटनाएं घटती हैं। कौन सी? दो तीन घटनाएं घटती हैं। एक तो है ब्लैक डेथ, पहले है 100 इयर्स बाद, ठीक है। जो 100 साल तक युद्ध चला जो सिंहासन है उसको लेकर के इंग्लैंड में और फ्रांस में, उसकी शुरुआत होती है इसी के शासनकाल में 1337 में, ठीक है। जो 100 इयर्स ऑफ वार है, जो 100 साल के युद्ध के नाम से जैसे इतिहास में जाना जाता है, इसकी शुरुआत एडवर्ड थर्ड के ही शासनकाल में 1337 में हुई और ये 100 साल तक चला। कब तक? 1453 तक, ठीक है। 1453 तक ये चला। दूसरी घटना हुई ब्लैक डेथ। ये क्या थी भाई? ब्लैक डेथ क्या था? हुआ ये कि यूरोप महाद्वीप में 1348-1349 में प्लेग फैला, प्लेग की महामारी फैली। और प्लेग की महामारी फैली चूहों से। कहाँ से फैली? चूहों से। और ये चूहे भी ये जो पानी वाले जहाज होते हैं, जो व्यापारिक जहाज होते हैं, इनके साथ आ गए थे चाइना से। ये चाइना बड़ी बुरी चीज है, जब कोई महामारी आती है तो चाइना से ही आती है, ठीक। तो 1348-49 में यूरोप महाद्वीप में प्लेग फैला, और कहते हैं इतना भयंकर प्लेग फैला, इतना भयंकर प्लेग फैला कि लगभग आधी जनसंख्या वहां की मारी गई, ठीक है। आधी जनसंख्या मारी गई। अब इतनी भयंकर महामारी हुई जिसने पूरा महाद्वीप को हिला के रख दिया, ठीक है। तो इसी घटना को, जो प्लेग वाली घटना है, इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इतनी भारी मात्रा में लोगों की डेथ हुई, इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। अब इस घटना को ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं? इस घटना को ब्लैक डेथ ही क्यों कहते हैं, ये हम आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। इसे ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है? चलिए, तो ब्लैक डेथ हुई। अब ब्लैक डेथ जो हुई, ये घटना घट गई। इसके बाद में क्या हुआ? जब भाई आधे से ज्यादा लोग मारे जाएंगे किसी देश के, तो क्या होगा? वहां तो बहुत जो उथल पुथल है वो मच जाएगी। अब क्या हुआ? इसके बाद में, इसके आने से एक फ्यूडल सिस्टम चलता था। पहले एक फ्यूडल सिस्टम होता था। फ्यूडल सिस्टम जानते हो? फ्यूडल सिस्टम होता है सामंतवाद, जिसमें जो राजा होता है, जो सारी जमीन होती है वो राजा के पास होती है। राजा अब अकेले तो जमीन कर नहीं सकता, न उसकी देखभाल अकेले कर सकता है, तो क्या करते थे राजा लोग, जो राजा के जो विश्वास पात्र होते थे, जिन्हें सामंत कहा जाता था, उनको वो निगरानी के लिए जमीन राजा दे देता था। सामंत होते थे जो, और उनके जो असिस्टेंट होते थे, उनके विश्वास पात्र उनको देते थे। ऐसे ही करके कड़ी बन जाती थी ऐसी, ठीक है। तो क्या होता था? इसी सामंतवाद को फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था या फ्यूडलिज्म कहा जाता था, और ये भी हो गया डिक्लाइन। ये भी डिक्लाइन हो गया। कब? ब्लैक डेथ के बाद में, यानी ब्लैक डेथ के बाद में ये भी समाप्त हो गया, लोगों ने इसे नकार दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? 1362 में, अब जो एडवर्ड थर्ड है, जब ये राजा बना, इससे पहले जो चलता था शासन, वो फ्रेंच लोगों का चलता था। जैसा कि आपको पता, जो एंग्लो नॉर्मन थे वो फ्रेंच थे। अब क्या हुआ? जब ये आया तो इसने क्या किया? अपने सिस्टम से सब कुछ ढालना शुरू किया कि नया राजा है तो अपने हिसाब से सब कुछ, हर चीज को ढालेगा। तो क्या हुआ? 1362 में, आपने एंग्लो नॉर्मन अगर पीरियड पढ़ा है तो आपको पता होगा, और
फिर भी मैं यहाँ एक लाइन ऐड कर देना चाहता हूँ कि जब एंग्लो सैक्सन पीरियड चल रहा था तो इंग्लिश वहाँ की मेन भाषा थी। जो फ्रांस से आए थे लोग एंग्लो नॉर्मन, जब उन्होंने आक्रमण कर दिया तो वहाँ की फ्रेंच जो जो अपने साथ ले गए थे फ्रेंच लैंग्वेज, वो फॉर्म में आ गई। हर चीज की, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ की भाषा, अपर क्लास की भाषा, कॉमन पीपुल की भाषा लैटिन बन गई। और जब ये एडवर्ड थर्ड आया तो इसने फिर से इंग्लिश को जोर देना शुरू किया। और क्या हुआ, 1362 में जो इंग्लिश थी इसे कोर्ट एंड लॉ की भाषा बना दिया गया, यानी जो इंग्लिश थी वो वापस अपनी फॉर्म में आ गई। और 1362 में इसे कोर्ट थे, जो लॉ थे, जो कानून थे, उनकी भाषा बना दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद में, अब 1362 भी हो गया तो ये 4 घटनाएं रही एडवर्ड थर्ड के शासनकाल की मेन। तो आपको पूछा जा सकता है कि 100 ईयर्स ऑफ वार कब शुरू हुआ या कब खत्म हुआ या क्या था। तो 100 ईयर्स जो वार था वो जो इंग्लैंड था और फ्रांस था, इन दोनों देशों के बीच में था शासन को लेके कि जो शासन है गद्दी कौन, वो कहते थे कि हम जीतेंगे, वो कहते थे हम जीतेंगे। और 100 ऑफ ईयर्स जो वार का जो कई पीढ़ियों तक, शायद 5 पीढ़ियों तक ये चलता रहा। और जब इसका एंड हुआ तो फ्रांस जो था वो जीता। ब्लैक डेथ एक महामारी जो 1348-49 के समथिंग फैली थी यूरोप महाद्वीप में, प्लेग की महामारी थी जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इसे ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्यूडल सिस्टम जो सामंतवाद था, ब्लैक डेथ की महामारी की वजह से, ब्लैक डेथ की वजह से जो फ्यूडल सिस्टम था वो डिक्लाइन हो गया। और 1362 में जो इंग्लिश थी उसे कोर्ट और लॉ की भाषा घोषित कर दिया गया, मान लिया गया। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं इनके शासनकाल में घटी हैं। अब जो दूसरा किंग है, ठीक, दूसरा किंग है रिचर्ड सेकंड, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, चलिए वो देख लेते हैं उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। अब है दूसरे किंग की बारी। ठीक, दूसरे किंग रहे हैं आपके रिचर्ड सेकंड, और ये राजा बना है 1376 में एडवर्ड थर्ड के बाद में, जो एडवर्ड थर्ड का ग्रैंडसन था। अब 1376 से लेकर के और ये रहा है आपका किंग 1399 तक। कब तक, 1399 तक। ठीक है, इसके शासनकाल में एक मेन घटना घटी जिसे पीजेंट रिवॉल्ट, ठीक है, या टेलर्स रिवेलियन या ग्रेट राइजिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें से कोई सा भी नाम आ सकता है। पीजेंट रिवॉल्ट कह लीजिए, पीजेंट मींस जो देहाती किसान होते थे उनका जो आंदोलन था वो। ठीक है, तो पीजेंट रिवॉल्ट या टेलर्स रिवेलियन या ग्रेट राइजिंग कहा जाता था इस घटना को। और ये घटना है आपकी 1381 की, ये घटना है आपकी 1381 की। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो पीजेंट लोग थे, जो किसान लोग थे, उन पर एक जबरदस्ती टैक्स लगा दिया, पोल टैक्स। पोल टैक्स, इसके भी लेवल होते थे शायद। एक तो वो लोग पेंडेमिक झेल चुके थे पहले ही, जो जनता थी वहां की पेंडेमिक झेल चुकी थी, और वो कर देते चले आ रहे थे पहले से, और उन पर एक टैक्स एक्स्ट्रा और लगा दिया गया था, पोल टैक्स, शायद चुनाव कर इसे कहते हैं, ये लगा दिया गया था। और इसके विरोध में उन लोगों ने क्या किया, आवाज खड़ी कर दी। ठीक है, आवाज खड़ी कर दी, और उसका जो नेतृत्व किया, कई 2-3 नाम है उसमें, एक शायद विलियम वॉल का नाम है, और जो फेमस नाम है
वो है वाट टेलर का नाम। ठीक है, वाट टेलर जो इनका एक हेड नेता था, ये जो आंदोलनकारी थे, इनका एक नेता था हेड, उसका नाम है वाट टेलर। और इसके भी नाम से इसे टेलर्स रिवेलियन कहा जाता है। ये उस समय की एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए इसे ग्रेट राइजिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1381 में पीजेंट रिवॉल्ट हुआ और जो वाट टेलर था वो मारा गया। ठीक है, कई सारे लोग इसमें बिना मुकदमा चलाए मार दिए गए, एक तरीके से इसका दमन कर दिया गया। ठीक है, तो ये घटना घटी। अब इस घटना की वजह से पब्लिक का इतना प्रेशर बढ़ा राजा के ऊपर। अच्छा, ये खत्म कैसे हुआ, चलो आप बता देते हैं। ये अपनी चरम सीमा पे चल रहा था, बहुत बड़े रूप में चल रहा था। राजा के लिए संकट खड़ा हो गया था कि भाई जो पूरी प्रजा है वो राजा से रुष्ट हो गई है। तो राजा ने क्या किया, सारी जो पब्लिक जो जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, पब्लिक क्या हुआ, जहां ये जो वाट टेलर था, जहां पर जिनका जो मेन मुखिया था, जहां बहुत सारी इकट्ठी भीड़ थी, वहां राजा मिलने के लिए गया। और जो किसान लोग थे उनसे कहा कि आपकी बात मानी जाएगी, आपकी जो जो डिमांड्स हैं वो हम मानेंगे, हम पूरी करेंगे, और आप लोग इसे बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अब हुआ ये कि भाई किसान लोग थे वो मान गए, भीड़ वहां से हट गई। और भीड़ हटने के बाद में राजा ने आदेश दे दिया, या जो कुछ भी रहा है, जो सेना थी, सेना ने पकड़ पकड़ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। कई सौ लोग मारे गए इसमें, और इस प्रकार से फिर ये छिन्न भिन्न हो गया। जो वाट टेलर था वो ही मारा गया, और इसका अंत हो गया पीजेंट रिवॉल्ट का। ठीक है, और इस घटना को देखते हुए जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने क्या किया, एक कह लीजिए कि एक फैसला लिया, और उस फैसले के द्वारा रिचर्ड सेकंड को हटा दिया गया, और तीसरा किंग बनता है हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ, ठीक है, जो किंग बनता है आपका 1399 में, 1399 से लेके 1413 तक ये रहता है। ठीक है, जो हेनरी फोर्थ है, जी हेनरी फोर्थ है, 1399 में किंग बनता है इंग्लैंड का, और 1413 तक रहता है। ठीक है, तो ये था इस एज का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दो तीन पॉइंट और है इसमें, चलो हम वो ही बता दे रहे हैं। ठीक है, जो 1066 है, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, 11वीं सदी से लेकर के और 13वीं सदी तक, ठीक है, 11वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक एक युद्ध चलता है, बैटल चलता है। ठीक है, जिसे क्रूसेड के नाम से जानते हैं। क्रूसेड क्या है? क्रूसेड एक धार्मिक युद्ध है जो मुस्लिम और ईसाई लोगों के बीच में होता है, 11वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक चलता है, जिसका नाम है क्रूसेड। ठीक है, तो आप एक चीज ये याद रखेंगे, ये मिडिल पीरियड की बात हो रही है, और मिडिल जो पीरियड है वो आपका जो 1066 है यहाँ से लेकर के और 1500 तक चलता है। ठीक है, तो जो क्रूसेड है, क्रूसेड एक धार्मिक युद्ध है, रिलीजियस बैटल है, जो 11वीं सदी से 13वीं सदी तक चलता है, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के बीच में, जिसमें मुस्लिमों की जीत होती है। ठीक, दूसरा क्या है, एक आया मैग्ना कार्टा, मैग्ना CART है, पता नहीं क्या है इसकी स्पेलिंग, हमें एक मिनट ध्यान नहीं है। मैग्ना कार्टा, जी CART है, मैग्ना कार्टा। ये आया है आपका 1215 में। ठीक है, मैग्ना कार्टा आया 1215 में, और पहली बार इंग्लिश पार्लियामेंट स्टेबलाइज हुई 1295 में। ठीक है, तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो 1295 में स्टेबलाइज हुई पहली बार। मैग्ना कार्टा 1215 में आया,
जो क्रूसेड था एक रिलीजियस बैटल, ये आपका 11th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक चलता है। और 14th सेंचुरी में 14th सेंचुरी में क्या एक है रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च। रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च विक्लिफ द्वारा 14th सेंचुरी में। ये क्या चीज, ये देख लीजिए, जैसे जो चौसर है, जब चौसर है, चौसर के ही समय में एक बहुत ही बढ़िया कवि कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, या धार्मिक जो समाज सुधारक होते हैं, जो धर्म से संबंधित होते हैं, मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो धार्मिक समाज जो सुधारक है, इसका नाम है विक्लिफ, एक पोइट भी रहा है। इन्होंने क्या किया, जो चर्च से चर्च का रिफॉर्मेशन किया, कब, 14th सेंचुरी में, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपका ध्यान रखने वाला है। तो कहां से चलेंगे, मैग्ना कार्टा से देख लीजिए। 1215 में मैग्ना कार्टा आया। इंग्लिश पार्लियामेंट की पहली बार जो स्टेबलाइजेशन हुआ वो 1295 में हुआ। 11वीं सदी से लेके 13वीं सदी तक एक बैटल चलता है, रिलीजियस बैटल चलता है, धार्मिक युद्ध चलता है, जिसे क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। और ये जो मुस्लिम लोग हैं और जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके बीच में चलता है, जिसमें मुस्लिम की जीत होती है। और ये है रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च। जो चर्च की जो दशा थी वो बहुत ही खराब हो गई थी, उसका रिफॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है विक्लिफ का, इनके द्वारा किया जाता है 14th सेंचुरी, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स रहे एज ऑफ चौसर से, ठीक। तो अब इसके बाद की जो एज है, जैसे बैरन पीरियड के नाम से जाना जाता है, हालांकि ये कहीं लिखी गई नहीं है, ये समझ लीजिए कि कई सोर्स हैं जहां से ऐसे मतलब कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, हर बुक में ये चीज नहीं मिलती है। तो बैरन एज है, बैरन एज को बैरन एज क्यों कहा जाता है, ये 1400 से लेके 1500 के बीच के जो 100 साल का समय, लगभग 50 साल का है। साढ़े कभी कभी जो लोग हैं इसे 1450 तक भी मानते हैं, ठीक है। तो जो भी रहा है, बैरन इसे पीरियड क्यों कहा जाता है, एज क्यों कहा जाता है। और फिर उसके बाद में है आपका एज ऑफ रेनेसांस आ जाता है, ठीक है। तो वो हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें कई सारी एजेस आती हैं। तो फिलहाल था आपका ये एज ऑफ चौसर। तो जो एज ऑफ चौसर का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम करेंगे जो इसका लिटरेरी जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो जो साहित्यिक बैकग्राउंड है इसका, हम वो चेक करेंगे कि इस एज में क्या क्या साहित्यिक घटनाएं घटी, कौन सी रचनाएं आई, कौन से पोएट हुए, कौन से स्कॉलर हुए, उनकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो इसका है, आप उसको देखिए, उसमें आपको जो इसकी लिटरेरी नॉलेज है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट हमने आपसे कहा था, एक सवाल कहा था कि ब्लैक डेथ को ब्लैक डेथ के नाम से क्यों जाना जाता है। जो प्लेग फैला था, जो महामारी फैली थी, उसे ब्लैक डेथ के नाम से क्यों जाना जाता था। उसका एक रीजन था कि जब उस जो महामारी थी उससे जो लोग मर जाते थे, तो मरने के बाद में उनकी जो बॉडी होती थी वो काली पड़ जाती, ठीक है, उनकी जो बॉडी थी वो काली पड़ जाती थी उस प्लेग की वजह से। इसलिए इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।